गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने कक्षा 11 का आरोह भाग 1 से गद्य खंड का तीसरा चैप्टर विदाई संभाषण का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आप लोगों ने बाल मुकुंद गुप्त के जीवन परिचय के बारे में जाना और इतना जाना कि प्रस्तुत पाठ लॉर्ड कर्जन जो सन 1899 में यहाँ का वायसराय अर्थात गवर्नर जनरल बनकर के आया था और पुनः 1904 में नियुक्ति उसे मिल गई थी। भारतीय जनता त्रस्त थी कि यह कब जाएगा, लेकिन लॉर्ड कर्जन यह समझता था कि वह यहाँ से ऐसा कार्य कर जाएगा कि यहाँ से उसे आजीवन यहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। लेकिन उसके कृत्यों से यहाँ की जनता परेशान, जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया। जो उसने शिक्षा की नीति दिया, जो उसने बंगाल का विभाजन किया, तो ये सब इतना जनता में आक्रोश हो गया कि उसे वहाँ के शासन सत्ता को वापस बुलाना पड़ा। तो लेखक यह पाठ जो लिया गया है शिव शंभू के चिट्ठे नामक पाठ से, विदाई का जो दर्द होता है, जो बिछड़ने का जो दर्द होता है, हम भारतीय संस्कृति में उसकी बात बयां करता है और उसके माध्यम से यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के ऊपर व्यंग भी किया गया है। लेखक कहता है कि मैं आपके देश तो नहीं गया कि जान सकूं कि आपके यहाँ विदाई के वक्त कैसा होता है, लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं अपने यहाँ की बात जानता हूँ कि मेरे यहाँ एक पशु भी अगर दूसरे पशु से बिछड़ता है तो वह दुखी होता है। इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसी के संबंध में उन्होंने शिव शंभू की 2 गायों की चर्चा की कि उसमें एक कमज़ोर और एक शक्तिशाली गाय थी। शक्तिशाली गाय अक्सर कमज़ोर गाय को मारा करती थी। एक दिन शिव शंभू ने उस शक्तिशाली गाय को पुरोहित को दान में दे दिया, तो उस दिन जो कमज़ोर गाय थी दिन भर उदास खड़ी रही, यहाँ तक कि चारा भी नहीं खाया। जबकि उसे खुश होना चाहिए कि चलो हमें स्वतंत्रता मिला, हम आज़ाद हो गए, अब इससे मार नहीं खाना पड़ेगा। तीसरी शक्ति की बात की गई है। लॉर्ड कर्जन समझता था कि हम यहाँ से अब आजीवन यहाँ रहेंगे, जाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों को भी तीसरी शक्ति पर विश्वास था। जो यहाँ के लोग और उनके बीच में एक तीसरी शक्ति थी जिस पर न लॉर्ड कर्जन का नियंत्रण था न यहाँ के लोगों का नियंत्रण था। वह तीसरी शक्ति इंग्लैंड में बैठे वो उच्च पदाधिकारी थे जो भारतीय शासन सत्ता को कंट्रोल करते थे, नियंत्रित करते थे। और एक अर्थ में यहाँ के संदर्भ में वह तीसरी शक्ति, तीसरी सत्ता ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय सत्ता है जिस पर किसी का जोर दबाव नहीं रहता है। यहाँ तक हुआ था। कह रहे हैं कि आपको इसका अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि बिछड़ने के समय कितना दुख होता है। माय लॉर्ड, भले ही आप हम लोगों पर इतना अत्याचार किए हैं, लेकिन फिर भी आपके जाने से हम लोगों को दुख हो रहा है, क्योंकि आप दुखी हैं। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि आप इतनी जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए आप के दुखी होने के कारण हम दुखी हैं। अगर आप अपना कार्यकाल पूर्ण करके जाते तो शायद हम इतने दुखी नहीं होते। कर आगे भी इस देश में जो शासक, प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चल से कुछ अलग नहीं है। क्या पहले भी इससे यहाँ पर जो भी आए गवर्नर जनरल 5 साल की या 10 साल की अवधि बिता करके उन्हें वापस जाना पड़ा, तो आपका भी जाना वो परंपरा के विपरीत नहीं है कि बहुत दुख हो हम लोगों को। किंतु आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है।
नाटक का अंत बड़ा दुखद है। आप सोचे थे कि हम सुखांत करके जाएंगे, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बना के जाएंगे कि अंग्रेज़ों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर सुख ही सुख होगा, राज भोगेंगे, उन्हें किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होगा। लेकिन उस सुख भोगने के चक्कर में आप खुद यहाँ पर दुखित होकर के जा रहे हैं। बीच सत्र से आपको निकाल देना, बीच कक्षा से निकाल देना, ये कितनी बड़ी बेइज्जती है, ये आप लोग जानते हैं। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था, वह दुखांत हो जाएगा। दर्शक अर्थात भारतीय लोग तो क्या, खुद सूत्रधार अर्थात लॉर्ड कर्जन भी ये नहीं जानता था कि जो वो खेल सुखांत समझ कर खेल रहा है कि हम ऐसा काम कर जाए कि हमें आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक यहाँ पे राज भोगने को मिले, उसका अंत ऐसा होगा, उसे भी नहीं पता था। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर ही नहीं है। या हर व्यक्ति समझता है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं सबको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं सबसे समझदार हूँ, लेकिन वो जानता ही नहीं कि हमारे पीछे, हमारे ऊपर कोई अन्य ही एक और ईश्वर है, एक ईश्वरी शक्ति है जो कि हमसे लीला करवा रहा है और हमको खुद बेवकूफ़ बना रहा है। तो यहाँ पर वो पर्दे के पीछे इंग्लैंड में उपस्थित वो पदाधिकारी हैं। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। जब दोबारा बंबई में वापस आया था मुंबई में, तभी उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि इस बार मैं यहाँ पर इतना काम कर जाऊँगा कि अंग्रेजी सरकार की जड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि उसे कोई हिला नहीं पाएगा। तो बाल मुकुंद कहते हैं कि माय लॉर्ड, वो जरा सोचिए कि उसमें से कौन कौन से काम पूरे हुए आपके। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। आया था तो ये कहेगा कि मैं ऐसा यहाँ पर काम कर जाऊंगा कि हमारे बाद आने वाले जो भी गवर्नर जनरल आएंगे उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो सुकून से यहाँ सोएंगे और राज करेंगे। किंतु बात उल्टी हो गई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसे अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। जो सोचा था वो तो कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता तो इस देश के नागरिकों में अंग्रेजी सरकार के विरोध इतना आक्रोश पैदा कर दिया, इतना विरोध पैदा कर दिया, विद्रोह हो गया कि अब उनके बाद आने वाले न जाने कितने लोगों को सुकून का नींद नहीं मिलेगा, सुख चैन नहीं मिलेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। खुद कष्ट में रहे और भारतीयों को भी कष्ट में रखे। बिस्तरा गर्म राख पर रखना यानी कि कहने का तात्पर्य है कि खुद चैलेंज लेकर के चलना, अपने आप में एक जान जोखिम में लेकर के चलना। आपने काम किया इतना जोखिमपूर्ण कार्य, गर्म राख पर बिस्तरा रखना यानी जोखिमपूर्ण कार्य करना, और उस जोखिमपूर्ण कार्य के लिए भारतीयों को काफ़ी तकलीफ आपने दिया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को
सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। कह रहे इतना जोखिम आपने उठाया, इतना संघर्ष किया कि न खुद खुश रह सके और न यहाँ की जनता को सुखी रख पाए। इस बात का यहाँ के लोगों के मन पर बड़ा ही दुखद असर है, प्रभाव है कि अगर आप कम से कम हम लोगों को चलिए दुखी करके गए, प्रताड़ित किए, आप ही सुखी रहे होते तो आप तो दिन रात इतना मेहनत करते गए, इतना जोखिम में काम करते गए कि खुद आराम नहीं किए और अंत में आपको जाना भी पड़ा यहां से। क्या विचारिए तो अर्थात सोचिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। जब आए थे तो क्या स्थान थी, माइलॉर्ड आए हैं, गवर्नर जनरल आए हैं, लेकिन आपके जाते वक्त लोग इतना दुखी थे, आपको हटाने के लिए इतना लोग त्रस्त थे कि अब आपके कोई बात भी नहीं सुनता है, कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। आपसे लोग इतने ऊब चुके हैं, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। मतलब आपकी इज्जत कितनी बढ़ गई थी, लेकिन आप अपने जिद के कारण आप अपने आप को इतना नीचे गिरा लिए कि कोई अब कह नहीं सकता। अलिफ लैला के अलादीन के चिराग रगड़कर और अबू अल हसन के बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। कह रहा है जो अलादीन का चिराग था कि चिराग को रगड़ करके जो ख्वाहिश हो आप पूरा कर सकते हैं, मांग सकते हैं। बगदाद का खलीफा जो अबू अल हसन बैठा था गद्दी पर, वह सबसे सुखद गद्दी था। आपने वह ख्वाब देखा था यहां पर आकर के। दिल्ली दरबार में जो लोग उन लोगों को नहीं मिल सका, आप उससे भी ज्यादा पाने का ख्वाब यहां पर देखे थे। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे, वह बाएं, आप प्रथम थे, वह दूसरे थे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जो दिल्ली में मुगल सल्तनत थी या जो भी सल्तनत रहा हो, जो यहाँ का राजा था, सम्राट था, उसकी कुर्सी चांदी की बनती थी और लॉर्ड कर्जन के तथा उनकी पत्नी की कुर्सी सोने की बनती थी। वे दाहिने थोड़ा ऊंचे होते थे, वो बाएं थोड़ा नीचे होते थे। और भारतवासी भी जाते थे तो पहले आपको सलाम, लॉर्ड कर्जन को सलाम करते थे, उसके बाद बादशाह को सलाम दूसरे नंबर पर करते थे। तो ये क्या रुतबा था बताइए। इस देश के सब रईसों ने आपको पहले सलाम किया। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ करके थे। जब कोई सभा इत्यादि जुलूस होता था तो जब इनकी हाथी सबसे बड़ी होती थी, उस पे हौदा, जो हाथी पे रख करके बैठने वाला जगह होता है उसको हौदा बोलते हैं। चौर उस पे बिछाने वाला और छत्र ऊपर से जो छाता की टाइप उड़ाया जाता था, वो सब आलीशान थे, भव्य थे एकदम। जो बादशाह थे उनका उनसे नम हुआ करता था, 19 हुआ करता था। कहने का सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। यहां पर वो खुद ईश्वर के बाद और एडवर्ड जो अंग्रेजी हुकूमत के उच्च पदाधिकारी थे इंग्लैंड में, उनके बाद ये खुद अपने आप को बस मानते थे कि मैं हूं और कोई नहीं है। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई है, सिर के बल नीचे आ रहे हैं।
कह रहे हैं कि अब देख रहे हैं कि आप मैदान जंग में आप पराजित हुए हैं, औंधे मुख गिरे हैं सिर के बल। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। इनके स्वदेश में यानी इंग्लैंड में एडवर्ड ही ऊंचे माने गए और इन्हें नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। इन्होंने ऐसा काम किया था कि सोचते कि मैं जो कहूंगा हमारी सरकार मान जाएगी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन जब किए तो यहाँ की जनता बड़ी आक्रोशित हो गई। विद्रोह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जगह जगह हो गया। तो अंग्रेजी सरकार उन्हें दबाने का प्रयास किया, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। और एक पद, सेना का पद था, जिस पर ये अपना मनोवांछित एक पदाधिकारी रखना चाहते थे ताकि हम उसके जरिए यहाँ पर नरसंहार करवा सकें। लेकिन इस पद को वहाँ का जो एडवर्ड था वो नहीं मानने को तैयार था। यहाँ तक कि इन्होंने धमकी दे दिया कि अगर वो नहीं रखा गया आदमी तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। और इनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया कि आप त्याग पत्र दे दीजिए और आ जाइए। अब सोचिए कि इससे बड़ी और बेइज्जती क्या हो सकती है। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। अंग्रेजों के बीच ये बड़े इनका रुतबा था, बड़े धीर गंभीर और फेमस थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानून कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तव्य देते समय दिवाला निकाल दिया। जो धीर गंभीर था, सदन में वही बेकानूनी कानून, बंगाल विभाजन का कोई कानून नहीं था, उसको जबरदस्ती पास करा दिया। शिक्षा का नियम उस समय उसने लगाया था। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति पढ़ाई जाती है। जब हम लोग बीएड कर रहे थे तो उसमें लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति पढ़ाई जाती थी। इसने शिक्षा नीति का बखान दिया कि सबको पढ़ाने से अच्छा है कि कुछ चुने लोगों को पढ़ाया जाए, उच्च लोगों को पढ़ाया जाए, जिनके संपर्क में आने से छोटे लोग भी शिक्षित होंगे। यानी अमीरों को पढ़ाया जाए, जिनके संपर्क में आने वाले गरीब भी शिक्षित होंगे। शिक्षा का स्पंदन सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत, छनन सिद्धांत इन्होंने दिया था कि शिक्षा ऊपर से छनते छनते नीचे आएगी। एक अमीर घर में अगर हम शिक्षा अमीर के घर जाएंगे, शिक्षित कर देंगे, तो उसके घर नौकर चाकर तमाम लोग आते हैं, वो लोग उससे शिक्षा लेकर के मतलब शिक्षित होंगे। ये इसने शिक्षा का नियम बनाया था। आम जनता के लिए शिक्षा का इन्होंने विरोध कर दिया। तो ये सारे कुछ ऐसे नियम बना रखा था इसने बेकानूनी, जिस पर कोई मतलब कानून समझती नहीं थी, जबरदस्ती पास कराना। और कन्वोकेशन वक्तव्य देते समय मतलब कि कन्वोकेशन करते समय उन सब का दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। कह रहे कि दिवाला तो इस देश का निकला है, नुकसान तो इस देशवासियों का हुआ है, परंतु उधर विदेश में भी आपके कर्तव्य से आपकी सरकार की जड़ हिल गई है। और जो बार बार आप धमकी देते थे कि मेरी ये मांग नहीं पूरा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं रिजाइन दे दूंगा, वह आपका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी।
दृढ़ता एकदम मजबूती के साथ ये अपने निर्णय पर अडिग थे कि मैं यही करूंगा, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इस्तीफा आपका स्वीकार कर लेना मतलब कि आपकी बड़ी बेइज्जती है, ये समझ लीजिए। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। हाकिम जो कर्मचारी थे, सरकारी अधिकारी थे, राजा महाराजा डोरी हिलाने के से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। जो राजा महाराजा थे एक बार बस याद करते थे, हाथ जोड़े आगे जी हुजूर करते खड़े हो जाते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। जो नहीं मानता था इशारा करता था, एकदम नरसंहार तुरंत। कितने ही राजों को मिट्टी के खिलौनों की भांति अपने तोड़ फोड़ डाला। जो नहीं माना उनके राज्य को नस्तानाबूद कर दिया इन्होंने। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। अयोग्य लोग जो इनकी चापलूसी किए, जो इनकी जी हुजूरी किए, वो ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो गए जिसके वो योग्य नहीं थे। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। क्या शिक्षा का इसने जो कानून पास किया था, निस्यंदन कानून, छनन कानून, क्या कि आपके इस काम से इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, मतलब कि नेस्तनाबूद हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। बांग्लादेश आरह, आरा काटने वाला, जो लकड़ी काटने वाला आरा होता है, रखा गया था लोगों के गर्दन पर। इतने बड़े माइलाट का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका, और इसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, और वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही। अगला भाग, तीसरा भाग मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।